ये कहानी है सुंदरवन में रहने वाली टोनी की, जो अपने सास ससुर और पति कालू के साथ रहती थी। टोनी की सास चुनमुन अपनी बहू को एक आदत से बहुत परेशान रहती थी। वो थी उसकी वहम पालने की आदत। उसकी बहू की इस आदत के कारण घर में आए दिन तनाव भरा माहौल रहता था। वो उसकी अपनी बहू को बहुत समझाती थी, लेकिन उसकी बहू मोटे दिमाग वाली बहू थी, जिसे कितना भी समझा लो उसके दिमाग में बात जाती ही नहीं थी। एक दिन वो अपने पति कालू को फोन पर किसी से बात करते हुए सुनती है। तुम चिंता मत करो, मैं ऑफिस के लिए निकलने ही वाला हूँ, मैं तुमसे मिलकर ही जाऊंगा। ऐसा कहकर कालू फोन कर देता है और ऑफिस के लिए जाने लगता है। तभी टोनी उसका रास्ता रोकते हुए कहती है, कहाँ जा रही हो इतनी जल्दी जल्दी? ऑफिस जा रहा हूँ, और कहाँ जाऊँगा? मैं सब जानती हूँ, ऑफिस तो एक बहाना है, असलियत में तुम्हें ये लड़की से मिलने जाना है। बताओ किससे बात कर रहे थे और नाम क्या है उस लड़की का? कौन सी लड़की और किसका नाम? देखो तुम सुबह सुबह मेरा दिमाग तो खराब करो मत और मुझे ऑफिस जाने दो। मेरे पास तुम्हारे फालतू के बहमों के लिए समय नहीं है, जाने दो मुझे। ऐसा कहकर कालू टोनी का हाथ झटक कर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी टोनी मन ही मन कहती है, मैं भी कम चालाक नहीं हूँ, मैं भी पता करके ही रहूंगी कि वो लड़की है कौन। ऐसा कहकर वो भी कालू का पीछा करने लगती है और वो देखती है कि अपने ऑफिस न जाकर किसी के घर जाता है और एक प्रेग्नेंट लड़की को अपनी कार में बैठाकर उसे अस्पताल ले जाता है। उसकी डिलीवरी के बाद उसके बच्चे को गोद में खिला रहा था। तभी टोनी उसके पास जाती है और अपना सर पटकते हुए कहती है, हे भगवान, मैं तो बर्बाद हो गई। मेरा पति ही मुझे धोखा दे रहा है। इतना बड़ा धोखा मिलने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? हे भगवान, तूने मुझे उठा क्यों नहीं लिया? हे भगवान, तुम मेरे पीछे, मतलब तुम्हारा वहम इतना बढ़ गया कि तुम यहाँ तक आ गई मेरा पीछा करते हुए। आप तो चुप ही रहिए, आपने मुझे धोखा दिया। मेरे होते हुए आप किसी और के साथ। छी, मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है। तभी वो लड़की कहती है, सुनिए जी, ये मेरे भैया हैं। जो आप सोच रही हैं वैसा नहीं है भाभी जी। ये तुम्हारे भैया कैसे हुए? तुम झूठ मत बोलो, तुम दोनों का अफेयर है और मुझसे अब चोरी पकड़ी गई है, इसलिए तुम ऐसे बहाने बना रही हो। ये मेरे पति के दोस्त हैं और मैं इनको अपना भाई मानती हूँ। मेरे पति अभी बाहर ही खड़े हैं, उन्हें आने में थोड़ी देर हो रही थी, इसलिए मैंने इनको फोन कर दिया था और ये आए मुझे हॉस्पिटल लेकर। तो आप जैसा सोच रही हैं वैसा नहीं है भाभी जी, मेरे पति बाहर खड़े हैं, आप उनसे बात कर सकती हैं। टोनी जाकर उसके पति से बात करती है और उसका पति उसकी सारी गलतफहमी दूर करता है। तब कालू कहता है, अपनी इस बहम पालने की आदत का कुछ करो, नहीं तो घर बर्बाद हो जाएगा हमारा। मुझे माफ कर दीजिए जी, मैंने आप पे इतना बड़ा शक किया, मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद से मैं कभी भी शक नहीं करूंगी। हाँ, मुझे पता है, तुम हमेशा ये वादा कर देती हो, पर तुम्हारी मोटी बुद्धि में कुछ जाता तो है नहीं। फिर अगले दिन से तुम्हारा शक शुरू। पीलू चिड़िया बहुत मेहनती और तेज दिमाग की व्यापार करने वाली चिड़िया थी। वो गांव में बहुत से काम को देखने के बाद मोबाइल फोन की दुकान खोलती है। पीलू बहुत वैरायटी के मोबाइल फोन्स को बेचा करती थी। एक दिन हरिया कहता है, बेटी, मेरे पास नया फोन खरीदने के पैसे नहीं है, ये पुराना फोन ही ठीक कर दो। ये मैंने 5 साल पहले खरीदा था। तो पीलू कहती है, लेकिन काका, मैं फोन ठीक नहीं करती हूँ, मैं तो फोन बेचती हूँ। बेटी, मैं फोन ठीक करवाने के लिए कालू की दुकान में गया था, पर वो बहुत बदमाश है, इसीलिए तुम्हारे पास आया हूँ। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। पीलू हरिया का फोन ठीक कर देती है और सोचती है कि रिपेयरिंग का भी काम शुरू कर दे, इससे और भी कमाई होगी। ये तो अच्छा हुआ, अब मैं फोन बेच भी रही हूँ और ठीक भी कर रही हूँ, अब अच्छी कमाई हो रही है। लेकिन कालू इस बात से बहुत जलता था। वो पीलू की दुकान चलती देखकर बहुत गुस्से में था। अरे, कोई मेरी दुकान में क्यों नहीं आता है? इस पीलू की मीठी मीठी बातों से सब उसी के पास जाते हैं। मैं भी तो एक से एक फोन बेचता हूँ, आज इसकी तबीयत ठीक करता हूँ। रात में कालू कुछ बदमाशों को पैसे देता है। ये लो पैसे और उस पिद्दी पीलू की दुकान में ऐसी तोड़फोड़ मचा दो कि वो कभी भी दुकान नहीं खोल पाए। फिर वो बदमाश पीलू की दुकान को तोड़ फोड़ देते हैं। अगले दिन पीलू अपनी दुकान पहुंचती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं तो बर्बाद हो गई, पूरी दुकान ही उजाड़ दी है।
अब मैं कहाँ से पैसे लाऊंगी इस नुकसान को भरपाई के लिए? मैंने बैंक से लोन लिया था, दूसरे व्यापारियों से लोन लिया था, अब मेरा क्या होगा? पीलू को रोता हुआ देखकर हरिया काका उसके पास आता है और कहता है, पीलू बेटी, तुम निराश मत हो, हिम्मत रखो। अगर तुम बिना जानकारी के फोन रिपेयर कर सकती हो तो इस मुसीबत से भी बाहर आ सकती हो। कभी कभी कुछ अच्छा होने के लिए ही बुरा होता है। इतने फोन को ठीक करने के लिए मशीन लगेगी काका, मैं कहाँ से लाऊंगी? मेरे साथ चलो। पीलू को हरिया अपने घर लेकर जाता है। ये देखो बेटी, मैं पहले मैकेनिक था, लेकिन मेरी आंख खराब होने की वजह से मैं काम करना बंद कर दिया। इन पुरानी मशीनों के साथ तुम कुछ करो। फिर 1 हफ्ते की मेहनत के बाद पीलू एक मशीन बनाने में कामयाब हो जाती है और अपने टेस्टिंग में कुछ टूटे हुए मोबाइल को ठीक करने में कामयाब होती है। वाह बेटी, तू बहुत ही होशियार है। बहुत धन्यवाद काका, अब मेरे नुकसान को भरपाई होगी और अब मैं एक नया कारोबार शुरू करूंगी। इस तरह से पीलू मोबाइल रिपेयरिंग के साथ गरीबों के लिए मोबाइल बनाने का कारोबार भी शुरू कर देती है। पीलू का बहुत जल्द बहुत नाम हो जाता है और लोग उसके इंटरव्यू लेने के लिए आगे आते हैं। हरिया काका, आपका बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने कारोबार में बहुत तरक्की कर रही हूँ। बेटी, ये तेरी मेहनत का नतीजा है। और फिर पीलू की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री हो गई। लालची कालू को जंगल छोड़कर जाने की नौबत आ गई। पीलू अब हंसी खुशी रहने लगी। आमपुर नाम के गांव में एक राजेश नाम का आदमी रहता था। राजेश बहुत ही गरीब आदमी था। वो बढ़ई का काम करता था, पर अब लकड़ियों के दाम बढ़ गए थे, इसलिए वो लकड़ियों को छोड़कर बांस से फर्नीचर का सामान बनाने लगा था और उसी को बेचता था। पर उसके बांस से बने फर्नीचर को कोई भी नहीं खरीदता था और इसलिए वो उदास रहता था। अब मैं क्या करूँ? सोचा था बांस का फर्नीचर बनाकर बेचूंगा तो लोग खरीदेंगे और अच्छे पैसे मिल जाएंगे, पर यहाँ तो कोई फायदा ही नजर नहीं आ रहा है। तभी उसकी पत्नी आती है और कहती है, सुनो जी, भी मकान मालिक आया था, वो किराए के पैसे मांग रहा था। मालूम है सुषमा, वैसे मैंने तुम्हें कुछ पैसे दिए थे, वो दे दो जरा। अजी, वो पैसे तो घर के राशन पर चिंटू एक खिलौने की जिद करने लगा था, इसलिए मैंने उसे वो खिलौना दिला दिया और इसी में मेरे सारे पैसे खत्म हो गए। चलो ठीक है। तभी राजेश देखता है कि उसका बेटा चिंटू ऑटो रिक्शा के खिलौने से खेल रहा था। तभी उसे कुछ आइडिया आया। अरे वाह, इस ऑटो रिक्शा को देखकर तो मुझे बहुत अच्छा आइडिया आया है। राजेश जंगल से बांस ले आता है और उन बांस से एक बड़ा बांस का ऑटो रिक्शा तैयार कर लेता है। वो बांस का ऑटो रिक्शा एकदम असली ऑटो रिक्शा की तरह ही था। राजेश उस बांस के ऑटो रिक्शा को चलाकर बाकी के ऑटो रिक्शा के पास लगा देता है और जोर जोर से बोलने लगता है, आओ आओ, हमारे बांस के ऑटो रिक्शा में बैठो, हमारे बांस के ऑटो रिक्शा का लुत्फ उठाओ, आओ आओ। पर कोई भी उसके ऑटो रिक्शा में आकर नहीं बैठता। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं, पर कोई भी उसकी रिक्शा में आकर नहीं बैठता। बाकी के ऑटो रिक्शा वाले भी उसका मजाक बनाने लगते थे। अरे राजेश, क्यों अपना समय बर्बाद कर रही हो? तुम्हारा इस टीचर से बांस के रिक्शा में कोई नहीं बैठने वाला, फालतू का समय बर्बाद कर रहे हो। पर फिर भी राजेश ने हिम्मत नहीं हारी और उसने ऑटो रिक्शा बाजार में लगाना जारी रखा। तभी एक दिन एक बूढ़ी औरत वहाँ आई और उन सभी ऑटो रिक्शा वालों से बोली, बेटा, मुझे अस्पताल तक छोड़ दो, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, मुझे उसके पास ले चलो। माँ जी, मेरी ऑटो में बैठ जाओ, 100 रुपया लगेगा। लेकिन बेटे, मेरे पास तो पैसे नहीं है। पैसे नहीं है तो मैं नहीं ले जा सकता, हटो यहाँ से। अरे मैं भी नहीं, मेरे पास समय नहीं है। राजेश उस बूढ़ी औरत को अपनी रिक्शा में बिठा लेता है और उसको अस्पताल छोड़ देता है। लीजिए माँ जी, आपका अस्पताल आ गया। शुक्रिया बेटे। तभी वो औरत माँ दुर्गा के अवतार में बदल जाती है और कहती है, राजेश बेटा, तुम बहुत ही दयालु हो। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, देखना चाह रही थी कि तुम किसी जरूरतमंद की मदद भी करते हो या नहीं, पर तुमने की और मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इसलिए मैं तुम्हारे इस बांस की रिक्शा को जादुई बना रही हूँ।
अब से तुम जिस भी जगह के बारे में सोचोगे ये जादुई बांस का रिक्शा तुम्हें उस जगह 1 ही मिनट में ले जाएगा और तुम्हारा काम भी बहुत अच्छा चलेगा। ऐसा कहकर माता दुर्गा अंतर्ध्यान हो जाती हैं और राजेश का रिक्शा सच में जादुई हो जाता है। राजेश अपने घर के बारे में सोचता है और उस ऑटो रिक्शा में बैठ जाता है और 1 ही मिनट में वो अपने घर पहुंच जाता है। उसे देखकर बहुत हैरानी थी पर माता रानी के चमत्कार पर विश्वास था। ऐसे ही अब उसका काम भी अच्छा चलने लगता है। अब गांव के हर आदमी उसके ही रिक्शा में आकर बैठा करते थे क्योंकि वो बहुत ही कम समय में कहीं भी पहुंचाया करता था। एक दिन एक औरत उसकी ऑटो रिक्शा में बैठती है। वो बहुत हड़बड़ी में थी। बेटा थोड़ा जल्दी करना। माँ जी 1 ही मिनट में आप पहुँच जाएंगी, आप चिंता मत कीजिए। राजेश 1 ही मिनट में उस जगह पहुंच जाता है और वो औरत उसे खुश होकर 200 रुपए देती है। बेटा मैं दाई हूँ और तूने मुझे समय पर पहुंचा दिया। अब मैं उस औरत की समय पर मदद कर पाऊंगी। उस दाई ने एक बच्चे को दुनिया में लाया। राजेश भी ये देखकर बहुत खुश था कि उसकी जादुई ऑटो की वजह से आज किसी की समय पर वो काम आ सका। अब ऐसे ही वो अपनी जादुई बांस की ऑटो रिक्शा गरीबों की मदद में भी लगाता था।